हेलो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट रुबाब शाह और आपको जज़्बा न्यूज़ पे खुशामदीद कहती हूँ। सबसे पहले तो माज़रत कि हम कुछ तकनीकी वजूहात की वजह से प्रोग्राम लेट शुरू कर रहे हैं। नाज़रीन, आज का हमारा प्रोग्राम जज़्बा न्यूज़ की उस अवेयरनेस सीरीज़ का पार्ट 2 है, जिसमें हम पाकिस्तान में जर्मनी में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी को ख़वातीन के हकूक़, कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल राइट्स के बारे में अवेयरनेस फ़राहम करते हैं और उन्हें बताते हैं कि वो किस तरह से डिफरेंट इश्यूज़ को रिज़ॉल्व कर सकती हैं थ्रू ईदर लीगल एड और थ्रू डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस दैट कम अंडर द जर्मन गवर्नमेंट। मुझे ज्वाइन किया है ज़ुबैर खान साहब ने, जो कि जर्मनी के एक मुमताज़ लॉयर हैं। हमने पहली सीरीज़ भी इनके साथ ही की थी और बहुत मुफस्सिल वो सीरीज़ थी, लेकिन हमें दोबारा से कुछ न्यू क्वेश्चंस आए हैं और कुछ ख़वातीन जो उस शो को नहीं देख सकी थी, उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि हम इसे दोबारा से रिकैप भी करें और न्यू क्वेश्चंस भी इंक्लूड करें। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है रुबाब, आप सुनाएं ठीक है? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस अगेन। ज़ुबैर, सबसे पहले तो मैं रिकैप ही करूँगी और आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि उसे आप प्रिसाइजली हमें बताएं जो क्वेश्चंस हमने पहले शो में इंक्लूड किए थे। सबसे पहले हमें बताएं कि डोमेस्टिक वायलेंस है क्या? डोमेस्टिक वायलेंस ये एक इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं। शुरू होता है ये ऐसे ही जब कोई कपल रह रहा है कि कहीं पे एक घर में, चाहे वो कपल हो या फिर और भी लोग हों, तो डोमेस्टिक वायलेंस में आ जाते हैं। स्टार्ट होता है ये एग्रेसिव बात करने से, वो भी डोमेस्टिक वायलेंस का एक हिस्सा है। एग्रेसिव बात करने से आगे अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ करने में, किसी को थ्रेट करने में और एक्सट्रीम पे जाएँ तो किसी को मारने पे। ये सब एक पार्ट है डोमेस्टिक वायलेंस का। तो ज़्यादा हमारी कम्युनिटी में ख़वातीन इसका शिकार होती हैं अनफॉर्च्युनेटली। तो स्पेशली वो ख़वातीन जो कि पाकिस्तान से आई होती हैं, चाहे वो फैमिली रियूनियन में आएँ, एज़ अ स्टूडेंट आएँ, इधर उनकी शादी हो जाए, जिनको लैंग्वेज बैरियर जिनके लिए एक मेन प्रॉब्लम होती है कि उनको लगे कि उनको अपने राइट्स का ना पता हो। उनको ये ना पता हो, उनको लैंग्वेज ना आती, उनको पता ना हो कि अगर इस तरह वो किसी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती हैं, तो वो कहाँ पे किसको बताएँ, बात बड़ी हो, इधर जर्मनी में अकेली हैं, कोई रिलेटिव नहीं है, किसी के साथ बात नहीं कर सकती। तो वो सारी सिचुएशन को वर्स करने के अवॉइड करने के लिए कि वो वर्स ना हो, वो ये इस डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती हैं और फिर किसी को बताती भी नहीं है और यही फिर सीरीज़ आगे चलती रहती है। सही। अच्छा, आपने ज़िक्र किया कि उनका और हमें भी ये बात पता है कि जब ख़वातीन आती हैं लैंग्वेज बैरियर होता है सबसे बड़ी बात। फिर उसके अलावा कुछ केसेज़ ऐसे होते हैं जिनमें उनके डॉक्यूमेंट्स ले लिए जाते हैं, उनको ज़बरदस्ती जो है वो घर के अंदर रखा जाता है या उनको खर्चा नहीं दिया जाता। आप बता सकते हैं कि इस तरह के जो चीज़ें की जाती हैं उनके साथ, उनकी पनिशमेंट क्या है? उनके हस्बैंड कर रहे हैं या घर में कोई भी फॉर एग्ज़ाम्पल कर रहा है, जो भी उनकी जर्मन फैमिली है, उसकी पनिशमेंट क्या स्पेसिफाइड है लॉ में? पनिशमेंट तो उसमें आ जाता है पैराग्राफ 240 इनके क्रिमिनल लॉ एक्ट का कि जिस तरह भी चाहे वो ब्लैकमेलिंग का, आपको पता है कि वो तो एक अलग है, वो भी एक क्राइम है, किसी को ब्लैकमेल करना। फिर पनिशमेंट अगर कोई डॉक्यूमेंट्स ले ले, तो डॉक्यूमेंट्स वो पुलिस वाले पहले तो उसको लेके देते हैं। तो ये डिफरेंट, ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। जिस तरह की भी ये, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स लेने हो, फ़ोन कंट्रोल करना हो, अंदर कमरे में लॉक करके जाना हो, इसे भी फ़ाइज़ पे हाउ-हाउबुम कहते हैं कि आपको एक कमरे में लॉक करके चले गए हैं कि आप अपने आप को फ्री मूव नहीं कर सकती। तो ये, लेकिन ये एक एक्सट्रीम पे जा रहा है कि अगर ये इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो पुलिस तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो उसी वक़्त एक्शन लेगी, लेकिन पुलिस भी कपल्स जब होती है तो ये भी चीज़ क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस में आ जाती है। तो डोमेस्टिक वायलेंस में जब पुलिस आती है, तो उनका पहले यही कोशिश उनकी होती है कि एक सुलह हो जाए, कि देखें कि ये कैसी प्रॉब्लम क्या है, एक-दूसरे को ये अवॉइड करें, ये सेपरेट हो। तो पुलिस की इन्वॉल्वमेंट और यही बात है जो हमारे पाकिस्तानी ख़वातीन को पीछे रखती है कि हम पुलिस को ना ही इन्वॉल्व करें, क्योंकि फैमिली कल को वो शुरू हो जाती है, ब्लेम गेम शुरू हो जाती है, डर होता है, घर को बचाने वाली होती है। तो ये हमारी भी एडवाइस यही है कि ये चीज़ें करने से पहले पहले वैसे ही बातचीत की जाए, एक-दूसरे के साथ फैमिली से बात किया जाए और ये स्टेप उठाने से पहले, पुलिस को इन्फॉर्म करने से पहले, पहले बंदा अपना सब ट्राई करके तो फिर ही पुलिस को इन्फॉर्म करे।
उसी वक़्त हुँ, हुँ। वो केस आपसे पूछ रही है कि पनिशमेंट क्या है? पनिशमेंट तो हुँ, यही हुँ। होती है कि पहले तो केस फाइल हो जाता है। पुलिस हुँ, आती है, हुँ। अगर डॉक्यूमेंट्स किसी ने लिए हों या फिर फ़ोन ले लिया है, तो वो हुँ, उनको हुँ। वापस लेके देती हैं। वो हुँ, वो उनके अगर कोई खातून है तो उनके हस्बैंड से बात करेंगी कि आपके पास डॉक्यूमेंट है, इससे पहले कि हम इधर से कोई कोर्ट से ऑर्डर लेके आपके घर में सारी तलाशी लें, आप खुद ही दे दें। तो मोस्ट ऑफ द केसेस 90-95% वो डॉक्यूमेंट्स वापस की हो जाते हैं। तो सेकंडली ये होता है कि अगर डोमेस्टिक वायलेंस का कोई शिकार होता है तो पुलिस उस बंदे को घर से निकाल देती है। पुलिस के हुँ, पास हुँ। ये अथॉरिटी है कि 10 दिन के लिए बंदे को उनको डॉक्यूमेंट्स वापस लेके या फ़ोन लेके तो वो बंदे को घर से निकाल दिया जाए और कहा जाए कि आप 200 मीटर्स नज़दीक भी नहीं आएँगे इस करके। हुँ, तो हुँ। दूसरी चीज़ें जो हैं वो फिर दोबारा खातून अगर वो कोई क्रिमिनल केस ओपन करना चाहती है, कोई और उसको शराफ़ खाक दे या ना दे, तो फिर वो केस आगे प्रोसीड होता है। लेकिन ये भी है कि हर छोटी-छोटी चीज़ डोमेस्टिक वायलेंस की वो एक क्राइम है और क्राइम में सही, पनिशमेंट होगी। सही। अच्छा, आपने ज़िक्र किया कि 10 दिन के लिए जो हस्बैंड है उसको निकाल देती है पुलिस। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये स्पेसिफिकली क्वेश्चन भी आया है और इस पे मैं समझती हूँ कि आपका इनपुट नेसेसरी है कि अगर 10 दिन के लिए हस्बैंड को निकाल दिया, ठीक है? और अब जो खातून है वो ड्यू टू डिफरेंट रीज़न्स नहीं वापस जो है वो पैच अप करना चाह रही या उनकी नहीं बात बन सक रही। तो वो उन 10 दिन के बाद नेक्स्ट उनका क्या स्टेप होगा? इमीडिएट स्टेप क्या होगा? उनका ये होगा कि वो किसी लॉयर के पास जाएँगे हुँ, हुँ। क्योंकि एक वायलेंस प्रोटेक्शन एक्ट है। हुँ, उसमें हुँ। ये होता है कि अगर पुलिस के वो जो 10 दिन है उसके अंदर ही वो क्योंकि किसी को पुलिस जो है किसी को रोक नहीं सकती 10 दिन के 10 दिन से ज़्यादा। वो सिर्फ़ एक कोर्ट कर सकती है। कोर्ट का हुँ, डिसीज़न हुँ। होता है कि आप आगे भी फर्दर 2 मंथ्स, 3 मंथ्स जितना भी हो या फिर एक्सट्रीम में जाए तो सेपरेशन टाइम तक, जो कि इधर हुँ, हुँ। जर्मनी में 1 ईयर है, कि 1 ईयर तक आप उस खातून के अपनी वाइफ़ के घर नहीं जा सकते। लेकिन वो कोर्ट का डिसीजन लेने के लिए किसी लॉयर के पास जाना पड़ता है या फिर डायरेक्ट कोर्ट में। लेकिन हुँ, वही हुँ। बात आ जाएगी लैंग्वेज बैरियर के लिए की वजह से कोई खातून डायरेक्ट कोर्ट में उनको पता ही नहीं होगा कि कोर्ट में कौन-से डिपार्टमेंट जाना है, फैमिली कोर्ट में जाना है, कौन-सी जगह पे होगी कोर्ट। हुँ, तो इसलिए हुँ। कोई भी लॉ फर्म किसी को भी जाके जो कि फैमिली केसेस के साथ डील करती है, तो उसको वायलेंस प्रोटेक्शन एक्ट के तहत एक एप्लीकेशन लॉयर भेजता है। साथ में एफिडेविट लगता है उस खातून का हुँ, कि उसे किस चीज़ का डर है। हुँ, हुँ। वो बताती है कि पहले वो हुँ, हुँ। डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो चुकी है, ये उसके पास प्रूफ्स हैं। हुँ, हुँ। उसको अपने हस्बैंड से हुँ, हुँ। ये थ्रेट्स मिल रही हैं, उन थ्रेट्स की वजह से ये हुँ, हुँ। हल्फिया बयान है, एफिडेविट है। इस वजह से वो नहीं चाहती कि उनका हस्बैंड दोबारा वापस आए एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, चाहे वो 2 हुँ, महीने हो, हुँ। 3 महीने हो, डिपेंड करता है कि कितना वो कहाँ तक वो थ्रेट्स जा रही थी या कितना बड़ा खतरा है। जितना बड़ा खतरा होगा, उतना टाइम पीरियड भी ज़्यादा होगा। तो ये अगर वो ना करें तो 10 दिन के बाद हस्बैंड को अलाउड है वो आ सकता है। बाकी रह गई चीज़ें ये जो कि वो वापस आए अपनी चीज़ें जो उसकी पड़ी हैं, चाहे वो क्लॉथ्स हैं या फिर और उनका कोई सामान है क्योंकि पुलिस जब आती है तो वो पुलिस तभी घर से निकलती है जब वो बंदा उधर से बाहर हो जाए। तो वो पुलिस की मदद लेके एक अपॉइंटमेंट लेके वो हुँ। दोबारा आ सकता है, अपनी चीज़ें ले सकता है। सही। अच्छा, ये जो आपने लैंग्वेज बैरियर का ज़िक्र किया, इससे मैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड करूँगी कि अगर हमारे पास जो ख़वातीन हैं, अब वो एक ऐसी कम्युनिटी में हैं या ऐसे एरिया में जहाँ पर उनको उनकी लैंग्वेज का लॉयर नहीं अवेलेबल, उर्दू स्पीकिंग लॉयर अवेलेबल नहीं है। तो अब उनके लिए क्या मतलब वो किस तरह से लीगल हेल्प अवेल कर सकती हैं? क्या जर्मन गवर्नमेंट उनको देती है किसी किस्म की एड फॉर द लैंग्वेज और समथिंग लाइक दैट? स्पेशली वो खवातीन जो स्पाउस वीज़ाज़ पे गई हुई हैं और जिनको इतनी नॉलेज नहीं है, वो किस तरह से इस लैंग्वेज बैरियर को ओवरकम करके लीगल एड सीक कर सकती हैं? लेकिन जर्मन गवर्नमेंट की तरफ से तकरीबन हर एक शहर में चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, एक इस तरह की ऑर्गेनाइज़ेशन बनी हुई है। उधर हुँ, कंसल्टिंग ऑफिसर्स भी हुँ, बने हुँ, हुए हैं, उधर सोशल वर्कर्स होती हैं हुँ, कि जो जैसे कि ये फ्राउन हाउस भी बना हुँ, हुआ हुँ, है कि जहाँ पे जो ये डोमेस्टिक वायलेंस का हुँ, शिकार होती है खवातीन, तो वो उधर जाके हेल्प सीक कर सकती हैं। लेकिन उसमें ये होगा कि वो उनकी मदद से उनको भी वो फिर लैंग्वेज बैरियर ही आ जाएगा। उधर ये नहीं होगा कि हर एक ट्रांसलेटर बैठा है। उधर
वो लेकिन कोशिश करती हैं किसी ट्रांसलेटर की मदद लेने की, कि वो किसी के साथ जो कि सर्टिफाइड ट्रांसलेटर हो, या फिर वो जिनको जानती हैं, कोई इंग्लिश में बात कर सके। इंग्लिश नहीं है तो फिर वो आगे पूछती हैं कि कोई उर्दू स्पीकिंग हो, जिसके साथ वो फिर उस खातून के साथ किसी लॉयर के पास भी जाती हैं। उनके अपने लॉयर्स होते हैं जिनके साथ वो पहले ही काम कर रही होती हैं। तो उनके पास जाके, क्योंकि ये है कि इसमें क्योंकि जो इस चीज़ में मुलव्वस होता है, उसके पास ऑब्वियसली फाइनेंशियल इतना सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं होती, वो एकदम से सब कुछ हो जाता है। तो ये जो एप्लीकेशन होती है कोर्ट में, इसकी कोई फीस भी नहीं है, ना तो वो कोर्ट की कोई फीस होती है। तो जो लॉयर्स काम करते हैं, उनको भी अगर वो उस खातून के पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो उसको जर्मन गवर्नमेंट लॉयर की फीस भी पे करती है। अच्छा, यानी कि इस होल प्रोसीजर में जो खातून इन्वॉल्व हैं उनकी फाइनेंशियल पोजीशन डजंट मैटर, मतलब ये फ्री ऑफ कॉस्ट सारा प्रोसीजर है कि आपको अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हैं तो आपको घर से लेकर फ्राउन हाउस तक या कोर्ट तक सब खर्चा जो है वो गवर्नमेंट अफोर्ड कर रही है, जर्मन गवर्नमेंट। एम आई राइट? बिल्कुल, जी बिल्कुल। और फिर लेकिन जिन खवातीन को फॉर एग्जांपल लैंग्वेज बैरियर आ जाता है और अगर बाय हार्ड लक आपको वहां पे ट्रांसलेटर नहीं मिल रहा, तो फिर वो क्या करेंगी, मतलब वो किस तरह से प्रोसीड कर सकती हैं? क्योंकि अगर हम देखते हैं कि अगर वो प्राइवेट फर्म्स हायर करेंगी तो फिर तो उनकी फाइनेंशियल पोजीशन डज मैटर। नहीं, वो भी जो भी लॉयर होगा पूरे जर्मनी में, चाहे वो किसी फ्राउन हाउस के साथ हो या फिर वो इंडिपेंडेंट हो, अगर वो उनको जो पहले से इस तरह के फैमिली केसेस के साथ डील करते हैं, उनको बताएंगे इंग्लिश में अगर बात हो सकती है, चाहे वो कोई जर्मन लॉयर हो, कोई पाकिस्तानी लॉयर हो, जो भी हो, अगर वो बताते हैं कि हमारे सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो उनको फिर भी वो लॉयर की फीस गवर्नमेंट देगी। उसे कहती हैं प्रोसेस क्वेश्चन हेल्प। एक फॉर्म होता है कि जहां पे भी जाए, जिस लॉयर के पास भी, हर एक लॉयर के पास, हमारे पास भी वो फॉर्म्स हमें गवर्नमेंट ने दिए हुए हैं, कोर्ट्स ने दिए हुए हैं। तो अगर हमारे पास कोई क्लाइंट आता है, इस तरह की कोई खातून आती है, वो कहती है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है कि ये मेरा केस करना है, तो हम उनसे वो साइन करवा लेते हैं और वो एप्लीकेशन फिर हम कोर्ट में भेज देते हैं, ताकि उनको कोई ना तो कोई कोर्ट की फीस पे करनी पड़े, ना ही कोई लॉयर की फीस करनी पड़े। सही। अच्छा, ज़ुबैर मुझे थोड़ा-सा इस बारे में बताएँगे कि जो फॉर एग्ज़ाम्पल थर्ड पर्सन है, अगर हमें पता चलता है कि किसी पे डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है और वो खातून डायरेक्टली खुद ड्यू टू मल्टीपल रीज़न्स वो नहीं सामने आना चाहती, तो क्या थर्ड पर्सन की कंप्लेंट या उसका आगे आना भी उतना ही क्रेडिबल है? क्या पुलिस इंटरवीन करेगी उस कंप्लेंट पे या नहीं? इट डिपेंड्स। अगर तो वो उसने कुछ देखा है, वो अपने बता सकता है कि मैंने इन दोनों को देखा है। जैसे कि मोस्टली ये भी होता है कि नेबर्स कंप्लेन करते हैं। नेबर्स अच्छा। कहती हैं कि हमारे जो नेबर हैं उसमें वो कपल हैं और उधर उनके झगड़ा होता है, अगर बच्चे इन्वॉल्व हैं तो फिर ज्यादा कंप्लेंट्स होती हैं, अगर नहीं भी तो फिर भी वो पुलिस को रिपोर्ट करते हैं कि इस घर से हमें रोने की, लड़ाई की आवाजें आती हैं। तो पुलिस वो उधर जाके इन्वेस्टिगेट करती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो क्रिमिनल केस होगा उसके लिए कंप्लेंट सिर्फ उसकी चलेगी जो इस डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो। वो दूसरे की बेशक जितनी भी कंप्लेंट्स करे, जितनी देर तक उसने खुद देखा नहीं है, तो वो एज अ प्रूफ काफी नहीं होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं जो हूँ ना वो मर्दाना हकूक़ के उस पे भी करूँगी कि जो डोमेस्टिक लॉ है इट कवर्स द मेल राइट्स आल्सो, मतलब या जिस ऑफ भी कोर्स, पार्टनर पे जुल्म होगा बिल्कुल उस पे वो बिल्कुल करेगा, और मेल्स भी जाके डोमेस्टिक वायलेंस की इसी तरह कंप्लेन कर सकते हैं जिस तरह फीमेल्स कर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सही। अच्छा, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द शो, क्योंकि बच्चे जो हैं वो एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है फैमिली का और उन पे डायरेक्टली असर आ रहा होता है वायलेंस का भी, या जो भी माँ बाप में नाचाकी होती है। आप हमें थोड़ा सा बताएं कि जुगेंडअम्ट जो होता है, जो बच्चों के साथ जो इदारा डील करता है, वो बेसिकली क्या है और उसका रोल क्या है? क्योंकि पाकिस्तान में तो आपको पता है इस तरह की चीज़ नहीं एग्जिस्ट करती, और विद इन द प्रेमिसेस ऑफ योर हाउस आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो कहते हैं कि माँ बाप बेहतर समझते हैं, और यही चीज़ यही गलती होती है, यही परसेप्शन होती है जो हम जर्मनी में भी जाके कपल्स कहते हैं कि क्योंकि हमारा बच्चा है तो वी कैन डू एनीथिंग विद हिम और हर। वो आप थोड़ा सा बताएंगे कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी एक्ट्स हैं जिन पे जुगेंडअम्ट जो है वो इंटरवीन करती है और फिर बच्चों को ले लेते हैं और इस तरह से सारा प्रोसीजर होता है?
ये ऐसे ही होता है कि अगर कोई डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होता है, पुलिस आती है और उनके घर पे बच्चा है, पुलिस का काम है और उनका ये फर्ज भी है कि वो जुगेंडअम्ट, जो कि जिनका काम है वेलफेयर फॉर चिल्ड्रन, वो सिर्फ बच्चों का सोचते हैं। बच्चा किसी वायलेंस का शिकार होता है या फिर वो देख रहा है, कल को उसे वो कोई ट्रॉमा का शिकार हो जाएगा, उसकी आगे डेवलपमेंट में क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो ये चीजें नहीं होने देती। वो फिर उसी वक्त पुलिस जब रिपोर्ट करती है कि इस कपल के घर हम गए हैं, उधर ये बच्चा भी है और ये चीजें हमने देखी है, उसी वक्त वो उन्होंने दोनों के साथ, वो पेरेंट्स के साथ उन्होंने बात करनी है। उसी वक्त उनको एक इनविटेशन लेटर भेज देते हैं, दोनों को अलग अलग बुलाते हैं, फिर वो देखते हैं कि मेन प्रॉब्लम क्या है, और खास करके बच्चे क्या इसमें क्या नुकसानात हो सकते हुए हैं या फिर आगे भी हो सकते हैं। अगर तो फर्स्ट टाइम कोई इस तरह का किसी ने शाउट किया, क्योंकि वो शाउट करने से भी अगर पुलिस इन्वॉल्व हो गई है, तो वो दोनों के बयान देखेंगे, बच्चे की देखेंगे, उसकी एज देखेंगे, उससे एक दफा बात करेंगे। बात ये नहीं करेंगे कि तुम्हारे घर ये क्या हुआ या पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, डिपेंड्स ऑन द एज ऑफ द चाइल्ड। तो लेकिन वो यही देखेंगे कि बच्चे के वैसे इन जनरल इसके हालत क्या है, कि ये किसी ट्रॉमा में तो नहीं है, पहले भी होता है, इस तरह की चीजें होती हैं इनके घर में, या फिर ये फर्स्ट टाइम है। अगर तो फर्स्ट टाइम हो तो वो एक वार्निंग दे के बता के कि अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, हम वी आर अवेलेबल। तो वो कहती हैं कि इस चीज से फिर केस रफा दफा हो गया। लेकिन अगर टाइम बाय टाइम और भी इस तरह की केसेस आती हैं कि वो सेम कपल का दोबारा पुलिस गई है, या फिर बच्चे का उन्होंने पता चला है कि बच्चे की हालत ठीक नहीं है, तो वो फिर आगे उनको वो भी एक फाइल बना लेंगे, दोनों को रेगुलरली बुलाते रहेंगे, दोनों से बातचीत करते रहेंगे और बच्चे को खास करके ऑब्जर्व करते रहेंगे कि इसमें कुछ इस तरह का कोई और तो इसके में कोई नुकसान तो नहीं हुआ, इसमें कोई और चीज तो नहीं देखी। सेम यही है कि सिर्फ पुलिस वाले नहीं बताते, इधर जो किंडरगार्टन वाले बने होती हैं, टागेसमुट्टर होती है जहाँ पे बच्चे को छोड़ा जाता है, वो उनका भी ये फर्ज होता है कि वो जुगेंडअम्ट को उसी वक्त इन्वॉल्व करें अगर उन्होंने इस तरह की कोई बच्चे में देखा है कि ये एक नॉर्मेलिटी नहीं है, या फिर वो बच्चा घर की बातें बता रहा है, या फिर डरा डरा सा है इस तरह, या फिर ऐसे रिजर्व्ड है, या वो फोकस करती हैं कि बच्चे पे। तो वो भी इन्फॉर्म करते हैं फिर जुगेंडअम्ट को, और जुगेंडअम्ट फिर वही आगे जाके पेरेंट्स के साथ बात करता है। और इसका एक्सट्रीम पे जाएं तो ये भी हो सकता है, ये भी खतरा होता है कि अगर बच्चे का ज्यादा नुकसान होने का डर है, तो जुगेंडअम्ट वाले बच्चे को अपनी हिफाजत में ले लेते हैं। वो ना वालिद को देते हैं ना वालिदा को देती है, कि अगर उनको लगे कि उसकी बच्चे की जो वालिदा है वो डोमेस्टिक वायलेंस के साथ रह रही है, कि उसे अभी कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर वो हमारा जैसे कल्चर है, फैमिली प्रेशर होता है, उसे नहीं, वो निकल नहीं पा रही, तो वो कहते हैं कि बच्चे की हिफाजत के लिए हम उसे अब किसी और फैमिली के यहाँ, जो फ्लीगे फैमिली कहलाती है, या फिर वो अपने हिफाजत में ले लेते हैं। सही। अगर उन्होंने फ्लीगे फैमिली जो है उसको दे दिया है, फॉर एग्जांपल बच्चे को 3 इयर्स के लिए लिया है, 5 इयर्स के लिए लिया है, अब अगर उन्होंने उस फैमिली को दिया है और फिर वो टाइम पीरियड पूरा हो जाता है, तो क्या वो बच्चा वापस अपनी फैमिली के साथ चला जाएगा, या मतलब क्या उसका क्या प्रोसीजर होगा? और डू यू थिंक कि वो बच्चा फिर उस तरह इंटीग्रेट कर सकता है या नहीं? और कौन सी ऐसी स्पेसिफिक एज है जिसमें वो मतलब बच्चे को वापस करेंगे या नहीं करेंगे, या एज डजंट मैटर, वो कभी भी हो सकता है कि चाहे वो 10 इयर्स का, 8 इयर्स का, 3 इयर्स का, अपना टाइम पीरियड पूरा करने के बाद वो माँ बाप के पास वापस चला जाएगा? इज इट पॉसिबल? वो भी डिपेंड करता है केस पे। अगर तो उनको लगे, क्योंकि ये एक्सट्रीम पे है, फ्लीगे फैमिली में लेके जाना, क्योंकि वालिदैन का आखिर वो औलाद है, वो उनके पास रहे, वो तो ये नहीं चाहते कि वो उनसे ले लिया जाए बच्चा। ये देखते हैं कि अगर जुगेंडअम्ट इन्वॉल्व है, पहले वो फर्स्ट स्टेप दोनों के साथ कंसल्टिंग करती हैं, सेकंड स्टेप उनको अपनी ऑफर करती हैं कि ये हमारी हेल्प है, चाहे वो किसी काइंड ऑफ थेरेपी हो, या फिर वो कहते हैं कि हम आपको गाइड करेंगे, आपको जो प्रॉब्लम है। अगर लेकिन वो वालिद जो बच्चे का है, वो फादर की वजह से हमेशा उनको लगे कि यही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो वो फिर वो खातून को कहेंगे कि आप सेपरेट हो जाएं, बच्चे के लिए हो जाएं, क्योंकि इस पे बच्चा जो है वो बहुत सफर कर रहा है। तो ये भी टाइम बाय टाइम बताते रहेंगे और साथ में ऑब्जर्व करते रहेंगे कि इसमें कोई फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। एट द एंड अगर वो बिल्कुल खातून कहती है कि नहीं मैं सेपरेट नहीं होना चाहती, तो वो बच्चा लेके फिर भी साथ में उनको मुलाकातों से नहीं रोक सकता बंदा,
कि वो फिर भी बच्चे को मिल सकती हैं वंस और ट्वाइस अ वीक अपॉइंटमेंट के साथ। लेकिन वो ये देखेंगे कि कल को अगर वो मदर कहती है कि ठीक है, अगर वही फादर बच्चे का प्रॉब्लम है तो मैं सेपरेट हो जाती है तो मुझे, लेकिन मेरा बच्चा वापस चाहिए, वो बच्चा फिर वापस जा सकता है उसी वक्त ही। ये एक एज तक होता है, लाइक 8-9 इयर्स, डिपेंड्स कि बच्चा कल को खुद क्या, जब वो बड़ा होता है तो वो क्या कहता है। क्योंकि फिर एक बच्चे को लॉयर मिल जाता है बाय लॉ, वो कोर्ट दे देती है कि ना फादर पेरेंट्स का कोई लॉयर हो, ना फिर युगेंडाmt इन्वॉल्व हो, हम अपनी गवर्नमेंट से एक लॉयर बच्चे को देते हैं। उनके फिर एक एक्स्ट्रा उनकी हॉस्पिटल भी होती है, वो डिप्लोमा होता है कि लॉयर्स का भी, कि हम बच्चों के साथ ज्यादा करना चाहते हैं, वो बच्चों की साइकोलॉजी के बारे में भी वो फिर एक्स्ट्रा इस तरह का डिप्लोमा क्लासेस होती हैं, सर्टिफिकेट मिलता है। फिर वो सिर्फ वही लॉयर्स फिर बच्चे के लॉयर बन सकते हैं। तो उनका भी यही काम है कि उनसे बच्चों से बात करना, देखना कि वो उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है, वो उस फ्लीगे फैमिली जो दूसरी एक्स्ट्रा फैमिली उनको मिली होती है, उधर वो ठीक रहे हैं, उधर खुश रहे हैं, उधर कोई प्रॉब्लम नहीं रही, वो खुद से क्या कहते हैं कि हम अपने पेरेंट्स के पास जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते। तो वो फिर एक गूटाख्तान एक रिपोर्ट बना के कोर्ट को भेजते हैं और फिर उससे फैसला जज करता है कि ये बच्चा आगे फ्लीगे फैमिली में रहे या फिर अपनी नॉर्मल फैमिली में चले जाए। लेकिन चांसेस ज्यादा होते हैं कि अगर युगेंडाmt की बात मान ली जाए, क्योंकि एंड पे वो युगेंडाmt तो ये स्टेप एंड पे लेती है, एक्सट्रीम पे लेती है। अगर सिर्फ वो चाहे, मदर का भी हो सकता है कि वो कहें कि नहीं, इस मदर के पास बच्चा नहीं रहना चाहिए क्योंकि उसकी तरबियत में, या फिर वो मारती है या फिर वो ख्याल नहीं रखती, तो फादर कहे कि ठीक है, मैं इससे अलग हो जाता हूँ कि इस बच्चे की मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेता हूँ, मेरे से तो आपको कोई शिकवा शिकायत नहीं है। तो फिर वो युगेंडाmt कहे ठीक है, अगर तुम ये स्टेप लेती हो, लेकिन वार्निंग है कि कल को हमें पता चला कि तुम दोनों फिर इकट्ठे हो गई हो तो फिर हम ले लेंगे। अच्छा, सही। अच्छा, और अगर कोई मदर है वो ये डिसाइड करती हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से या कोई भी और रीजंस हैं, मैं और मेरा हस्बैंड साथ नहीं रह सकते, और बच्चे को की जो कस्टडी है वो उनके पास आ जाती है, या म्यूचुअल कंसेंट से बच्चा माँ के साथ रहना चाहता है, तो उस मदर के कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो एम्प्लॉयड नहीं है, तो उस सिलसिले में जर्मन गवर्नमेंट कितना हेल्प करती है और किस टाइम पीरियड तक हेल्प करती है? उसमें ये आ जाता है कि जो बच्चे के किंडरगार्टन होते हैं, जो मंथली बच्चे को मिलते हैं, वो फ़ामिलियनकाsse को बता देते हैं कि ये हमें बच्चा मेरे पास है। पहले अगर अकाउंट नंबर उसके फादर का दिया गया है तो ये नया अकाउंट नंबर है हमारा, तो मेरे अकाउंट में कर दे क्योंकि बच्चा मेरे पास है। वो फिर 204 यूरोज़ मंथली वो मिल जाती हैं। बाकी जो है वो किंडरzuschlag एक भी है चीज़ जो एक्स्ट्रा बच्चे के लिए दी जाती है, लेकिन वो तब दी जाती है अगर उनकी मदर काम कर रही हो लेकिन इनकम जो है वो बहुत कम हो, तो वो फिर एक किंडरzuschlag भी मिल सकता है। वो उनको मिलता है सिर्फ जिनके बच्चे हों, जिन बच्चों को पहले से किंडरगार्टन मिल रहा हो। वो एक समझ लें कि इनकम इतनी कम है कि वो बॉर्डर पे है, कि जॉब सेंटर और नॉर्मल इंडिपेंडेंट लाइफ के लिए वो एक बिल्कुल बॉर्डर पे है, तो वो एडिशनली मिल सकते हैं किंडरzuschlag, ताकि जॉब सेंटर से पैसे लेने की ज़रूरत ना पड़े। तो अगर लेकिन बिल्कुल अनएम्प्लॉयड है मदर, तो फिर वो जॉब सेंटर से ले सकती हैं या फिर सोशल सही। सोशियालamt जो बना हुआ है उनसे। ठीक है, और फिर वो लैंग्वेज वगैरह में भी उनको हेल्प आउट करेंगे जब तक वो प्रोडक्टिव नहीं हो जाती टुवर्ड्स। बिल्कुल, इसमें एक वीज़ा स्टेटस भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि बात का इस तरह होता है कि बच्चे जर्मन नेशनल होते हैं, मदर जो है वो अभी होती है वीज़ा स्टेटस पे, तो फिर उन पे जॉब सेंटर देते हैं, जो असाइलम पे होते हैं या फिर जिनके पास डुल्डुम होती है, उनको फिर वो सोशियालamt जो सोशल वाले हैं वो पे करते हैं। सही। अच्छा, कपल थेरेपी इस सिलसिले में कितना इम्पोर्टेंट है, और मतलब किस तरह आप उसे सीख कर सकते हैं? क्या ऐसे हो सकता है कि सिर्फ एक पार्टनर अगर वाइफ है, ठीक है, और वो कहती हैं कि मुझे कपल थेरेपी चाहिए, तो हस्बैंड बाउंड होगा उसको लेने के लिए, और कितने अरसे तक वो चलेगी, और मतलब उसमें किड्स भी आपके इन्वॉल्व होते हैं, और किस मतलब जर्मन के कौन सी अथॉरिटी उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है इन गिविंग दिस कपल थेरेपी?
कपल थेरेपी दो चीज होती है, एक प्राइवेट कपल थेरेपी, उसमें म्यूचुअल डिसीजन होना चाहिए दोनों का कि हम आगे इकट्ठे रहने के लिए एक ट्राई करें, कपल थेरेपी करें। दूसरा ये होता है कि कपल थेरेपी युगनाम से भी ऑफर होती है। अगर एक बच्चा इन्वॉल्व है जिसमें वही जैसे कि मैंने पहले कहा कि युगनाम आ जाती है, रिपोर्ट मिलती है, फिर वो आगे देखती है कि इस कपल को कोई मसला है, तो वो खुद से एक कपल थेरेपी ऑफर करती है फॉर पेरेंट्स, से कहती हैं एल्थन हिल्फगेस्प्रेच उसमें, लेकिन दोनों की रजामंदी होनी चाहिए। लेकिन वो इस तरह हो जाती है कि वो कहते हैं कि अगर आपने ये ना किया तो फिर हम बच्चे को ले लेंगे, जो कि दोबारा एक्सट्रीम पे है। ये नहीं है कि हर केस में वो उसी वक्त बच्चे को ले लेते हैं। उनका मेन फोकस होता है कि बच्चे का आगे क्या है। वो ये भी नहीं है कि आप कपल सेपरेट नहीं होना चाह रहा, या फिर उसको अवॉइड करने के लिए वो नहीं कहेंगे कि हम आपको ऑफर करते हैं कपल थेरेपी। वो तभी करती हैं अगर बच्चे का कोई फायदा हो तो या फिर एक बच्चा है तो वो सेपरेशन के बाद वो कहती हैं कि ठीक है आप एक कपल थेरेपी करें या कुछ थेरेपी करें, आगे बच्चे के साथ आपने कैसे डील करनी है आपने, क्योंकि ऑब्वियसली अगर बच्चा मदर के साथ रहेगा, फादर का एक राइट बनता है उसके साथ मुलाकातें करने का, तो वो कैसे हो, कहाँ पे हो, वो सब कुछ डील करने के लिए एक इस तरह की वो डिस्कशन करती हैं, थेरेपी करती हैं, बताती हैं, बात करती हैं। तो अगर वो भी, लेकिन बाय लॉ जरूरी नहीं है कि वो करे, वो एक ऑफर है। अगर वो ऑफर एक्सेप्ट करती हैं वेल एंड गुड, अगर नहीं करती कल को वो केस मुलाकातें नहीं होती बच्चे की, चाहे वो फादर के साथ या फिर मदर के साथ, वो कोर्ट में जा सकते हैं कि ये मेरा बच्चा है और मुझे इससे कोई मिलने नहीं दे रहा, चाहे वो बच्चा युगनान के पास है, मदर के पास है या फादर के पास है। हर एक उधर कोर्ट में केस कर सकता है और कोर्ट भी यही फैसला करती है कि ठीक है आप मुलाकातें करें, चाहे वो डिपेंड करता है कि पहले अगर बाप बच्चे या माँ बच्चे के दरमियान इस तरह के कोई रिलेशन है कि वो कहें कि इसको कोई खतरा नहीं है, इनकी एक बॉन्डिंग है, तो ये अकेले भी मुलाकातें कर सकते हैं। या फिर अगर वो किसी टाइम पीरियड के कोई गैप आ गया है तो वो कहेंगे कि अभी हमने देखना है कि बच्चा कैसे रिएक्ट करता है मदर या फादर के साथ, तो अभी हम ये चाहेंगे कि ये जो मुलाकातें हैं ये इधर हो, युगेंडाmt के थ्रू ही हो। फिर युगेंडाmt किसी ऑर्गेनाइजेशन को ये कॉन्ट्रैक्ट देता है कि ये हमारे पास एक कपल है, इनका ये बच्चा है, बच्चा माँ के पास रह रहा है, बाप मिलना चाहता है, एक टाइम पीरियड, स्पेसिफिक टाइम पीरियड जैसे कि 4 महीने या 5 महीने के हो गई हैं, इन्होंने अभी एक दूसरे को देखा नहीं है बाप बच्चे ने, तो आप इनकी मुलाकातें करवाएं और एक बंदा उस वक्त उधर पास रहे जो कि एक रिपोर्ट बना के दे, 3 या 4 मुलाकातें इस तरह की हो, वो रिपोर्ट बनाएगा, बाप टाइम पे आ रहा है, बाप बेटे के रिलेशन कैसी है, बॉन्डिंग है कि नहीं, बच्चा मिलना चाहता है कि नहीं, बाप बच्चे के साथ कैसे मुलाकातें कर रहा है, टाइम कैसे स्पेंड कर रहा है, अच्छे तरीके से बच्चा खुश हो रहा है, नहीं हो रहा, बच्चा बोर हो रहा है, आगे कैसे बेहतर किया जा सकता है। तो वो कोर्ट भी ये फैसला करती है कि अगर ये चीजें हो तो, लेकिन आप भी साथ में ऑफर करें ये थेरेपी जिसमें दोनों बड़े इन्वॉल्व हों, उनके पेरेंट्स इन्वॉल्व हों, उनसे बात करें कि आगे आगे अभी बच्चे की 18 होने तक कैसे आगे आप इकट्ठे चलना चाहते हैं। सही। अच्छा, ये तो हमने डिस्कस किया कि जब बच्चा जर्मन नेशनल है, फादर भी जर्मन नेशनल है और मदर ईदर जर्मन नेशनल है या नहीं है, उसका टेम्परेरी वीज़ा स्टेटस है। अब अगर हम इस सिनेरियो में देखें कि फादर जो है वो जर्मन नेशनल है या जर्मन पासपोर्ट उनके पास है या उनके पास पीआर है और उन्होंने पाकिस्तान से बुलाए हैं बच्चे को भी और माँ को भी, और जब तक माँ को या बच्चे को नहीं मिलता वो परमानेंट रेजिडेंस वाला स्टेटस, तो उनके दरमियान कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं। तो क्या यही सारे राइट्स और यही सारी फैसिलिटीज़ उन माँ बच्चों को भी मिलेंगी जो कि जर्मन नेशनल बच्चे को मिली हैं? एक तो ये बात है। दूसरी ये है कि अगर बच्चा जर्मन नेशनल है और माँ नहीं है या बच्चा भी नहीं है और सेपरेशन हो जाती है और फिर मतलब खवातीन को ये प्रॉब्लम होती है कि भाई वीज़ा एक्सपायर हो रहा है 6 महीने के बाद, साल के बाद, तो क्या जर्मन गवर्नमेंट उनको वापस भेज देगी? ये जो पहला सवाल है आपका कि बच्चे के हवाले से युगेंडाmt हो या फिर उनको ये फ्राउन हाउस की जितनी भी हैं, इसमें कोई डिफरेंशिएट नहीं है, चाहे वो असाइलम सीकर हो, असाइलम सीकर से शुरू हो के जर्मन नेशनैलिटी तक, ये हर एक को लिए सेम राइट्स हैं।
दूसरा ये है कि जो सोशल का मैंने बताया था कि एक तो जर्मन नेशनल्स या फिर जिनके पास एक इधर का ऑफेंहाइट्स जो कार्ड होता है वीजा कार्ड होता है, उनके लिए सबके लिए जॉब सेंटर होगा। अगर उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो तो उनकी सपोर्ट जॉब सेंटर करेगा। जिनके पास अभी डुल्डुम है या फिर जिनका असाइलम केस चल रहा होता है, उनका हर एक का जो सिटी का सोशल आर्म है उनसे उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगी। पहले ये होता था, ये एक इंस्टीट्यूशन होती थी। अब कुछ 10 साल हो गए हैं जब से ये हार्ट्सफीयर के नाम से ये जॉब सेंटर शुरू हुआ है। इन्होंने ये दोनों अलग-अलग चीज़ें कर दी। जिसको जो काम नहीं कर सकता, जिसको रेंटें मिलती हैं, पेंशन मिलती है, बेशक 30s के साथ या 40s की एज में क्योंकि उसकी हेल्थ इजाज़त नहीं देती कि वो फुल टाइम काम कर सके, फिर भी वो जॉब सेंटर से बाहर है। उसे सोशल वाले हेल्प करेंगे उसकी। तीसरा ये है कि आपने अभी ये जो वीज़ा इश्यू उठाया है, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर इसमें भी ख़वातीन को ये अभी ये अवेयरनेस, ये इन्फॉर्मेशन नहीं है। बेसिकली ये होता है कि अगर कोई फैमिली रियूनियन से आया है, तो उसको शादी के बेस पे आया है, कोई खातून आई है, तो उसका वीज़ा स्टेटस उसका अपना एक राइट ऑफ स्टे बनेगा 3 साल के बाद। जब उसको 3 साल इधर जर्मनी में हो जाएँगे, वो इधर रह रही होगी, तो उसको 3 साल के बाद उनकी सेपरेशन हो जाए, 3 से 4 साल के बाद डिवोर्स हो जाए, फिर भी अगर वो काम कर रही हैं, पासपोर्ट है, दूसरी रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं, तो उनका ज़रूरी नहीं है कि वो अपने हस्बैंड के साथ ही रहें। लेकिन जो ये डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती हैं, इसमें क्योंकि लॉ में एक एग्जेम्पशन है। पैराग्राफ 31 इमिग्रेशन लॉ एक्ट का ये कहता है कि फर्स्ट सेक्शन में कहता है कि 3 साल के बाद हर एक स्पाउस अपना राइट ऑफ स्टे डेवलप करता है। सेक्शन 2 है, इससे एग्जेम्पशंस हैं 3 साल से अगर कोई डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होता है तो। लेकिन उसमें प्रूफ करना होता है कि ये मैं वाकई डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हुई हूँ। अच्छा। इसलिए ये जो फर्स्ट स्टेप होता है, ये खातून या फिर मर्द अगर वो इस चीज़ का शिकार है, तो फर्स्ट स्टेप उसको ही लेना पड़ता है। क्योंकि ये जुरिस्डिक्शन है, हाई कोर्ट तक भी ये फैसला हो चुका है कि ये जो सेक्शन 2 है, ये बेशक 1 साल हुआ हो तो ये काफ़ी है, या कि किस तरह हम प्रूफ करेंगे कि ये डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। तो उसमें ये आ जाता है कि आपको फर्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप सेपरेशन का, फर्स्ट स्टेप पुलिस केस का, फर्स्ट स्टेप ये टोटल इसको एंड करने का, कि बंदा कहे, वो कहती है कि कोई खातून इस तरह करे, एक्ट करे या वो स्टेप्स ले कि वो कहे कि अब मेरी बस, वीज़ा को एक साइड पे रख के वो कहे कि अब मेरी बस है, मैं ये चीज़ें कर, मैं अब खुद अलग होना चाहती हूँ, मुझे सुकून चाहिए। कि वो सेपरेट हो गई है, वो उसने पुलिस केस कर दिया है, वो हस्बैंड को कह रही है कि मैं अब ये आगे नहीं चलाना चाह रही। तो ये चीज़ें फिर कल को उसके वीज़ा केस में एज़ अ प्रूफ होंगी कि इसने फर्स्ट स्टेप लिया, इसने पुलिस केस किया, इसने ये सेपरेट हुई, ये फ्राउन हाउस में की, और ये चीज़ें एज़ एन एविडेंस रख के कल को वो एप्लीकेशन दे सकती है 31 सेक्शन 2 इमिग्रेशन लॉ एक्ट के तहत। सही, मतलब आप ये कह रहे हैं कि प्रूफ करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आपको जो है वो आपके जिस्म पे कोई निशान हो या और कोई चीज़ें हों। प्रूफ करने के लिए ये ज़रूरी है कि यू हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप एंड यू हैव टू कम फॉरवर्ड। अच्छा, इसमें बीइंग अ लॉयर, क्योंकि आप बहुत सारे ऐसे केसेस डील करते होंगे पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ स्पेशली, मैं इसमें एक क्वेश्चन करना चाहूँगी जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और रेलेवेंट है अभी इस पॉइंट से, कि कहाँ तक कल्चरल जो इम्पैक्ट है वो कहाँ तक आपकी साइकोलॉजी पे इफ़ेक्ट करता है। मतलब ख़वातीन अगर आपको केसेस देती हैं और फिर वो फॉर एग्जांपल किसी ने फर्स्ट स्टेप लिया है, तो क्या इस तरह होता है कि फिर वो फैमिली प्रेशर की वजह से, कल्चरल बैरियर्स की वजह से, या इस चीज़ से कि मुझे तोहमत लगेगी, लोग कहेंगे कि ये पहले आ गई है, क्या वो केसेस वापस वो लोग ले लेती हैं ख़वातीन? ऐसा आपने देखा? बिल्कुल ऐसा होता है। और वो हमारे साथ फर्स्ट डिस्कशन के साथ भी इतनी इरिटेट हुई होती हैं कि वो जब हमारे साथ कांटेक्ट करती हैं तो क्योंकि हमने ये चीज़ पहले तो ये है कि ख़वातीन के लिए हमने हमारा स्टाफ जो है वो भी उर्दू स्पीकिंग है। वो ताकि उनके लिए वो एक कंफर्ट ज़ोन हो सके कि वो डायरेक्ट किसी लॉयर के साथ बात, क्योंकि हमारे पास वो हमारा ये नहीं है कि हमें किसी ने कॉल किया है और वो ये डर ही हो के, क्योंकि इधर का आपको पता है कि थोड़ा-सा लॉयर से बात करने में भी थोड़ी-सी लोग हिचकिचाते हैं
और फिर खास करके खवातीन वो कहती है कि वो लॉयर से बात करिए। इसलिए हमारा स्टाफ जो है वो आप भी बात हुई होगी फरवा से, वो हमारा उर्दू स्पीकिंग है कि वो फर्स्ट स्टेप में वो बताती हैं कि ये हमारा मसाइल है, ये हमारी चीज़ है, ये हुई है। तो फिर जब मैं उनको कॉल बैक करता हूँ तो वो कहती हैं, वो थोड़ी सी ना इरिटेट हुई होती हैं कि उस टाइम पीरियड की, जैसे कि 10 दिन के लिए किसी को बाहर निकाला है अपने हस्बैंड को पुलिस के थ्रू, तो साथ ही फैमिलीज की कॉल्स आ गई हैं, हस्बैंड की कॉल आ गई है, ये क्या हो रहा है, पाकिस्तान से कॉल्स आ रही हैं, तो वो इरिटेट हो जाती हैं कि ये हमने जो काम कर रही हैं वो ठीक है या नहीं, फैमिली बचा। ये अच्छी बात है कि ये जो चीज़ है, लेकिन ये पहले ही हो जानी चाहिए। अगर फैमिलीज को इन्वॉल्व कर लिया तो कोशिश की जाए कि केस जो है ना किसी लॉयर के पास जाए, ना किसी पुलिस वाले के पास जाए, ना ही कल को एक फैमिली मैटर को कोई कोर्ट सॉल्व करे, बल्कि एक फैमिली इशू है तो वो जितने कम लोगों में उसको सॉल्व हो जाए उतना ही बेहतर है कि फैमिली में भी, कि ये नहीं है कि सब पूरी फैमिलीज को, जो भी यूरोप में फैमिली है या फिर पाकिस्तान में, सभी उसको इशू बनाए। लेकिन अगर नहीं हो सकता तो फिर वो वापस ना हटे। और और ज्यादा केसेस इस तरह ही होती हैं कि वो 2-3 दफा पीछे हट चुकी होती हैं पहले कोई स्टेप लेके, तो फिर वो कहती हैं कि अब दोबारा करती हैं, तो फिर वही फैमिली प्रेशर, वही कल्चरल थिंग्स, वही वीजे वापस जाने का डर। वो आपको पता है कि इधर से अगर कोई डिवोर्स लेके वापस जाती है तो उसका, आप पाकिस्तान में है, आपको पता ही है उधर का कल्चर, उधर फिर मुआशरा, उधर फिर सब, आप तो अभी गई थी, वापस भी आ गई, क्या हुआ? फिर और कोई तो नेबरहुड में ही उसी वक्त बात फैल जाती है कि वो फलानी गई थी, वो वापस आ गई है, वो इतनी देर रही, वो चीज एक ज्यादा प्रेशर करती है। तो हमारी कोशिश यही होती है कि अगर वो इस तरह का कोई प्रॉब्लम है, वो आगे प्रोसीड करें और कल को अपना इधर ही फ्यूचर बनाए। इसीलिए हम ये 31 जो पैराग्राफ 31 सेक्शन 2 है कि 3 साल से भी कम हुए हैं, तो वो गवर्नमेंट ये नहीं कहेगी कि आप जर्मनी छोड़ के आप वापस ही जाओ, खास करके जब बच्चे इन्वॉल्व हो, क्योंकि बच्चे का राइट ऑफ स्टे उसके फादर से भी मिल सकता है, डिपेंड करता है कि उसके पास नेशनैलिटी है, बच्चा जर्मन नेशनल है, तो वो इधर आगे फ्यूचर अपना बना सके। सही। मैं यहाँ पे नाज़रीन को ये क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि हमारा मकसद ना जज़्बा न्यूज़ का, ना ज़ुबैर साहब का, ना मेरा बिल्कुल ये मकसद नहीं है कि हम तलाकों को जो है ना उसको फ़रोग़ दें या उसकी तरफ रुझान पैदा करें, बल्कि इस सारी डिस्कशन का अभी तक जो हुई है उसका यही मकसद है कि हम लीगल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो हैं उनके बारे में मर्द और औरतों दोनों को बताएं। क्योंकि अगर मर्दों को भी नहीं पता होगा कि ख़वातीन के क्या राइट्स हैं, तो वो एक पोजीशन ऑफ पावर से उनके ऊपर आएंगे, और अगर ख़वातीन को नहीं पता होगा तो वो इसी तरह ही जो है ना वो झिझकती रहेंगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो वो वीमेन ग्रुप्स में डिस्कस हैं और उन्हें उस चीज़ों अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर साहब, अपनी गुफ्तगू जारी रखें, मेरे ख्याल में उनका कोई इंटरनेट का मसला बन गया है। वालेकुम सलाम। जी जी, हम अभी सजाद साहब ने इधर एक उल्टा हल्ट का भी हमारा फोकस उधर बढ़ाया, तो हम उस पे भी थोड़ी सी बात करना चाहेंगे। उल्टा हल्ट जब तक रुबाब नहीं आती, उल्टा हल्ट ये है कि जब सेपरेशन हो जाती है तो साथ में बच्चा भी इन्वॉल्व है, वो ये होगा कि जो अगर बच्चे का फादर काम कर रहा है तो उसकी मेंटेनेंस उससे देनी पड़ेगी, कि उनके अखराजात उनको पैसे देने पड़ेंगे कि अब बेशक सेपरेट हो गई हैं तो हम फाइनेंशियल बच्चे को और बच्चे की माँ को पैसे दे रहे हैं। तो उसमें ये होता है कि मंथली एक होती है, अमाउंट होती है कि जो उसके अपने लिए रहे, लाइक 1280 फॉर दिस ईयर 2021 के लिए। उसके ऊपर जितनी इनकम होगी उसमें से 3/7 वो चली जाएगी, लाइक ऑलमोस्ट 42% चली जाएगी खातून के लिए और बच्चे के लिए।
तो ये चीज़ जो है कल को अगर डिवोर्स भी होती है, डिवोर्स होने तक उनकी मेंटेनेंस उधर से जो फादर है, बच्चे के फादर होगा या फिर स्पाउस होगा, उससे मिलती रहेगी। अगर कोई जॉब सेंटर पे जाता है तो जॉब सेंटर को भी बताना पड़ता है कि ये मेरा स्पाउस है, वो इधर काम कर रहा है, ताकि जॉब सेंटर एक तो शुरू करे बच्चे को, उसकी माँ को या फिर सिर्फ माँ को पैसे मंथली देने, और साथ ही वो उस बंदे से जो काम कर रहा होगा उनसे वो पैसे क्लेम करेंगे कि हमने इतने पैसे दिए हैं, आप हमें ये पे बैक करो। Hello. जी, I'm जी, रुबाब। sorry. मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। तो मैं सिर्फ़ ये क्लैरिफ़ाई कर रही थी, हम भी चाहते हैं कि जो मैरिड कपल्स हैं, उनको रियलाइज़ हो कि कहाँ पे उनके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे उन्हें कौन-सी हेल्प सीक करनी है। ईदर उनको थेरेपी की तरफ जाना है, उनको लीगल एड की तरफ जाना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आउटर हेल्प से भी रिज़ॉल्व हो सकती हैं। हर चीज़ ऐसे नहीं हो सकता कि मियाँ-बीवी खुद सॉल्व कर लें। तो बेसिकली इस प्रोग्राम का जो बेसिक मकसद है वो ये है कि घरों में सुकून लाया जाए, लोगों को उनके राइट्स का बताया जाए ताकि वो अपने-अपने सर्कल्स में रहें और किसी के ऊपर भी, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, अपनी एक अब्यूज़ ऑफ पावर मत करें। अच्छा ज़ुबैर, कमिंग टू द थर्ड सेक्शन, आप मुझे थोड़े से ना वीमेन राइट्स बताएँ इन अ वे कि कौन मदर को कौन-कौन से गिल्ड मिलते हैं, मतलब कौन-कौन से पैसे गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं और वो किस स्टेज पे मिलते हैं? और उसके अलावा ये जो किंडरगार्टन है, वो किसके अकाउंट में आता है, आना चाहिए? एक है कि वो अगर हस्बैंड जो है वो जर्मन नेशनल है तो वो हस्बैंड के अकाउंट में आएगा। मदर का उसमें कितना हिस्सा होता है? इस तरह की जो टेक्निकल चीज़ें। जी, इससे पहले रुबाब, अब अगर जब आपके लिए डिस्कनेक्ट हो गया था, तो नीचे कमेंट में सज्जाद साहब ने भी बताया कि मेंटेनेंस उल्टा हल्ट के बारे में भी, क्योंकि हमने अभी उस पे फोकस नहीं किया था, तो मैं वही बात बता रहा था कि जब इस तरह का कोई केस होता है कि खातून मर्द से अलग हो जाती है, ठीक है? मर्द काम कर रहा होता है, तो वो डायरेक्ट जॉब सेंटर तो जा सकती है, लेकिन उसका एक राइट बनता है उल्टा मेंटेनेंस का, उल्टा हल्ट का, सेपरेशन के दौरान भी, कि जब भी वो सेपरेट हो जाती है तो जितनी इनकम वो का स्पाउस हो, उसकी इनकम हो, उससे 1280 यूरोस उसके लिए होने चाहिए 2021 की। हर साल वो अमाउंट जो है वो फिक्स होती है। तो बाकी जो होंगे उसमें से 42% खातून को मिलेंगे। खातून को सही। मिलेंगे कि जितनी देर तक वो सेपरेट है। अगर वो नहीं दे रहा, उसको लॉयर के थ्रू वो उसको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि वो अपनी इनकम, लास्ट ईयर इनकम के बारे में बताए। अगर उसने उस टाइम पीरियड के अंदर 10 दिन, 12 दिन हम मोस्टली देती हैं कि तुम हमें बताओ कि तुम्हारी इनकम कितनी है लास्ट ईयर, सारे प्रूफ्स भी हमें दो। अगर वो नहीं देता तो उसका एक एप्लीकेशन दी जा सकती है फैमिली कोर्ट में कि इससे हमने कहा है कि ये अपने लास्ट ईयर की इनकम बताए, इसने अभी तक बताई नहीं है। तो अगर वो बता देता है तो उसमें हम फिर वो कैलकुलेट करते हैं 42% कितने बनेंगे। तो उसको फिर वही एक स्पेसिफिक टाइम देते हैं कि 10 दिन के अंदर तुम इसके अकाउंट में अपनी वाइफ के अकाउंट में तुम पैसे डालो। अगर तुमने नहीं डाले तो फिर ट्रांसफर किए तो हम आगे कोर्ट में चले जाएँगे। कोर्ट में वही केस चल सकता है। सेकंड ऑप्शन ये है कि जॉब सेंटर से अगर अप्लाई किए हों पैसे, तो जॉब सेंटर को भी बताना कि ये मेरा स्पाउस है, इससे मैं अब सेपरेट हूँ, ये इसकी इनकम थी, काम कर रहा था, तो फिर जॉब सेंटर डायरेक्ट उससे ले लेते हैं कि वो कहती है कि हमने तुम्हारी वाइफ को इतने मंथली दिए हैं, तो तुम हमें ये पे बैक करो। ये तो हो गया मेंटेनेंस के हवाले से। और फिर वो डिवोर्स के अगर फाइल हो, केस हो, उसमें भी डिसाइड होता है कि अगर खातून काम नहीं कर रही, शादी के दौरान में जो वो पेंशन में जा रहे थे रेंटल पोजीशन में, उसकी डिवीजन होती है। फिर साथ में 1 साल डिवोर्स के बाद भी उल्टा हल लगता है कि इतने आपने मेंटेनेंस देनी है। दूसरी बात ये है कि जो आप अभी पूछ रही थी किंडरगार्टन का नेशनैलिटी के साथ कोई लेना-देना नहीं है, कि किंडरगार्टन उसको मिलने चाहिए जो बच्चे के अखराजात उठा रहा है। चाहे वो मदर हो, फादर हो, जो भी चाइल्ड के, वो उसके अपने अकाउंट में वो 204 यूरोस आने चाहिए, क्योंकि वो पैसे मिलती हैं बच्चे के लिए, बच्चे पे लगाने के लिए, ना कि वो मिलती हैं कि एक्स्ट्रा एज़ बोनस। वो बोनस नहीं है, वो बच्चे के पैसे हैं, बच्चे पे ही लगाने चाहिए। तो सही। वो
अगर पहले ये अगर म्यूचुअल डिसीजन के साथ हो, ये नहीं मैं कहता कि हर एक खातून के अकाउंट में जाएं या फिर वही लें, लेकिन अगर पहले म्यूचुअल डिसीजन के साथ ये बात होता है कि वो फादर के अकाउंट में ही जाते हैं, तो जब सेपरेट बंदा हो जाता है तो वो फिर फैमिलियन का से जो कि ये पे करती है कि नगल उनको बस अकाउंट नंबर देना पड़ता है कि ये हम सेपरेट हो गए हैं, बच्चा मेरे पास है, कस्टडी आगे भी 50-50 रहेगी, लेकिन बच्चा माँ के पास ही रहेगा। उसे कहती है कि Aufenthaltsbestimmungsrecht कि बच्चा की स्टे ऑफ प्लेस किधर होगी, तो वो मोस्टली माँ के पास ही है। तो वो फिर अकाउंट नंबर अपना देंगी फैमिलियन कैसे को, तो फैमिलियन कैसे वाले वो किंडरगार्टन उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। किंडरगार्टन कितनी देर तक मिलती है? जितनी देर तक बच्चा 18 का नहीं होता। 18 के बाद अगर वो ऑसबिल्डिंग करता है या फिर स्टडीज को करता है, यूनिवर्सिटी में जाता है, तो 27th ईयर तक वो मैक्सिमम मिल सकते हैं। दूसरा, ये जो किंडरzuschlag हम बता रहे थे, आप पूछ रही थी, किंडरzuschlag भी एक होता है कि वो उनके लिए है कि जिनकी इनकम इतनी ज्यादा नहीं है और इतनी मतलब इतनी ज्यादा नहीं है और ना इतनी कम है कि वो एक बॉर्डर पे हैं, एक तरफ जॉब सेंटर से लेने के और दूसरी तरफ जॉब सेंटर से बाहर होने के, कि वो बिल्कुल ऐसे लाइक डिपेंड्स कि कितने बच्चे हैं। अगर एक बच्चा है तो उसके लाइक 250 यूरोस उनकी कम है जॉब सेंटर से मिलने तक, तो वो किंडरzuschlag भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसका ये फायदा होता है कि उनको जॉब सेंटर के से मदद की जरूरत नहीं पड़ती, वो फिर फैमिलियन का से ही किंडरगार्टन के साथ किंडरzuschlag देते हैं। किंडरzuschlag बस वही ले सकते हैं जिनको किंडरगार्टन मिल रही होती है। सही। अब अच्छा, मूटा जी जी, वो दूसरे दो तीन हैं और भी, उनके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि Mutterschaftsgeld क्या होता है कि एक खातून अगर काम कर रही होती हैं तो उनकी वो ड्यू डेट से पहले 6 वीक्स बिफोर वो काम को उनको अलाउड नहीं है, वो काम नहीं कर सकती। जितनी उनकी पे होगी, लेकिन 6 वीक्स बिफोर एंड 6 वीक्स आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड उनको Mutterschaftsgeld मिलती है। Mutterschaftsgeld देती है इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, जैसे कि आओ का। तो एक होता है Elterngeld। Elterngeld जब बच्चे की पैदाइश के बाद वो देखते हैं कि इसका कौन इसकी देखभाल कर रहा है। अगर कोई उस बच्चे का फादर काम कर रहा होता है तो वो काम अपना छोड़ देता है। एज एम्प्लॉय वो कहता है कि मैं बच्चे के पास रहना चाहता हूँ या उसका ध्यान रखना चाहता हूँ, तो उसको 67% उसकी पे से आगे मिलेंगे, मैक्सिमम 1800 यूरोस पर मंथ घर रहने के, बच्चे का ख्याल रखने का। अगर लेकिन फादर नहीं कहता कि मैं नहीं, मैं आगे काम करूंगा और मदर देखभाल कर रही है बच्चे की, तो एक मिनिमम मिलता है 300 यूरोस का, जो कि मैक्सिमम 12 मंथ्स 1 ईयर तक वो एक्स्ट्रा एडिशनल सपोर्ट मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से। वो मदर को मिलती है? जी, वो मदर को जो बच्चे का ख्याल रखे। मतलब ये Muttergeld में आता है आपका जो ये 300 यूरो? ये Elterngeld में आता है। Eltern दोनों पेरेंट्स के आता है कि सही। जो भी और अगर Muttergeld में फिर क्या आएगा? Mutterschaftsgeld में वो आएगा कि जो मदर होती है जो काम कर रही हो, तो सही। बर्थ की वजह से 6 वीक्स बिफोर द बर्थ और 6 वीक्स आफ्टर द बर्थ, 12 वीक्स के लिए उनको वो Mutterschaftsgeld मिलेंगी। उनकी जो पे मिल रही होगी ना, जैसे वो पहले काम करती थी, जितनी पे है, वो उनको मिलेगी कि क्योंकि ये absolutes Beschäftigungsverbot कहती हैं कि वो काम करने की उनको बिल्कुल इजाज़त नहीं है, जहाँ पे वो पहले काम कर रही होती है। सही। अच्छा, so we're coming to the last part of our today's show. हमने कम्युनिटी के बारे में थोड़ी सी बात की है, किस तरह कम्युनिटी प्रेशर होता है, चाहे वो पाकिस्तानी कम्युनिटी जर्मनी में हो या पाकिस्तान में आपकी फैमिली हो, वो ख़वातीन को जो है वो प्रेशराइज़ करते हैं या उनको इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं कि वो केसेस वापस लें या वो अब्यूजिव रिलेशनशिप्स में रहें। आप क्या समझते हैं कि जो पाकिस्तानी कम्युनिटी जर्मनी में है, वो क्या रोल प्ले कर सकती है इस लीगल अवेयरनेस के बारे में, इस चीज़ को ख़त्म करने के बारे में कि अगर कोई डाइवोर्स ले रहा है तो वो शेमफुल एक्ट है? मतलब इसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी किस तरह से रोल प्ले कर सकती है? हमारे पास बहुत सारे सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं जो कि माशाल्लाह बहुत ज़्यादा उनकी रीच बहुत ज़्यादा है, उसमें बहुत ज़्यादा एजुकेटेड लोग शामिल हैं। फिर हमारे पास मीडिया आउटलेट्स हैं, जज़्बा न्यूज़ हैं और इस तरह के चैनल्स हैं। आप क्या समझते हैं कि अगर कम्युनिटी
इसमें अपना एक्टिव रोल प्ले करे तो किस हद तक ये इश्यूज रिजॉल्व हो सकते हैं? इसमें ये है कि पहली बात तो ये कि कम्युनिटी मिल के काम करे, कि जो भी प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, चाहे वो फेसबुक के ग्रुप में है, सोशल मीडिया में है, या फिर वैसे मीडिया जज्बा न्यूज़, दूसरे मीडिया चैनल्स हैं, कि वो अगर एक कोई प्रोजेक्ट हो कम्युनिटी के लिए हो, वो उस पे मिल के काम करे, क्योंकि मिल के काम किया जाएगा तो उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर 2-3 प्रोजेक्ट साथ-साथ चलते रहेंगे, तो एक तो वो डिले होंगे उसमें इतने, क्योंकि वो हर एक अपना-अपना करेगा, ठीक है? तो उसका रिज़ल्ट आने तक काफ़ी देर लग जाएगी। लेकिन अगर वो एक इकट्ठे मिल-जुल के काम करेंगे तो उसका रिज़ल्ट और उसको कम्युनिटी को ज़्यादा फ़ायदा होगा। देखिए, हम भी कर रहे हैं आज शो में, आपका भी आज बिज़ी शेड्यूल था, मेरा प्यारा साहब है, जज़्बा न्यूज़ है, ये हम इसीलिए कर रहे हैं कि ताकि हमारी जो ख़वातीन है इधर जर्मनी में, उनको हमारे एक तो कम्युनिटी की एक इमेज खराब ना हो, ख़वातीन को मदद मिले, अवेयरनेस हो, और फ्यूचर तक कि कल को जो पाकिस्तान से आगे भी आएँगी ख़वातीन, चाहे वो फैमिली रियूनियन पे हों या फिर एज़ अ स्टूडेंट हो, उनको भी ये हो कि हमारी उधर एक हमारी फैमिली तो नहीं है जर्मनी में, लेकिन ये कम्युनिटी हमारी फैमिली है, यही हमारी मदद करेगी। तो ये हमें सोच के चलना चाहिए कि हम एक-दूसरे के साथ प्रोजेक्ट्स पे काम करें, ना कि हर एक अलग-अलग करें। दूसरा सही। ये है कि कम्युनिटी, जैसे कि हमारा पाकिस्तानी कल्चर उधर है कि जैसे कि किसी के साथ ये कोई केस हो जाता है, तो वो भी अपनी तरफ से कोशिश करे कि कोई थोड़ा-सा पार्टिसिपेट करने का, चीज़ें बेहतर करने के लिए उस खातून के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि इस तरह की हमारी कम्युनिटी के हैं, कुछ ज़्यादा मेंबर्स हैं, जहाँ पे भी किसी खातून को मसला बने, अगर हमारे पास केस होता है, तो वो भी साथ में मदद कर रही होती हैं कि उनको अपार्टमेंट लेके फ्राउन हाउस से निकाल लें, अपार्टमेंट लेके दिया जाए, उनको फर्नीचर लेके दिया जाए, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाए। ये चीज़ें आ जाती हैं कि आगे दूसरे को भी और दूसरी कम्युनिटी के दूसरे मेंबर्स को भी ये एक मोटिवेशन मिलती है, कि कोई इस तरह का नहीं ना समझे कि अगर हमारे साथ ये चीज़ हो गई है, तो हमारा इधर कोई भी नहीं है। कम्युनिटी को चाहिए कि चाहे वो अभी लीगल हेल्प हो या फिर फर्नीचर, अपार्टमेंट, आगे ये जितने भी फ्राउन हाउस के साथ कम्युनिकेशन होती है, ट्रांसलेटर्स हैं, जो जिनको जर्मन भी आती है, उर्दू भी आती है, वो फ्राउन हाउस के साथ कॉन्टैक्ट करें। वो कहें कि अगर इस तरह की कोई खातून आ जाए, तो उनकी हेल्प वो करेंगे। जुgendamt का कोई मसला बने, तो वो अपनी हेल्प ऑफ़र करें उधर। सही। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन कि पाकिस्तानी कॉन्सुलेट और पाकिस्तानी एम्बेसी इसमें क्या रोल प्ले कर सकती हैं? किस हद तक हेल्पफुल हैं और किस हद तक वो लीगली बाय लॉ जर्मनी में इंटरवीन कर सकती हैं इस डोमेस्टिक वायलेंस में केसेस में? देखिए, हमारी कॉन्सुलेट और एम्बेसी एक ऑफ़िशियल हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, पाकिस्तान गवर्नमेंट की, कि अगर किसी को कोई मदद की ज़रूरत है, तो वो कॉन्सुलेट, एम्बेसी के साथ कॉन्टैक्ट करे, और वो अभी तक तो बहुत अच्छा काम भी कर रही हैं। वो चाहे जिस तरह के भी मसाइल हमारी कम्युनिटी के हों, वो साथ लेके चलती हैं, वो सुनती हैं, वो आगे उस पे भी काम कर रहे हैं। तो एक ये भी ख़वातीन का, क्योंकि आज टॉपिक है, तो एक ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है कि इसके साथ एक पूरी लाइफ़ जुड़ी होती है, एक फैमिली की लाइफ़ जुड़ी होती है। सिर्फ़ इधर वो खातून की नहीं, उसकी पूरी जो पाकिस्तान में बैठी फैमिली है, जिन्होंने ये एक स्टेप उठाया होता है। तो उनका ये वो कर सकती हैं कि अगर एक, क्योंकि वो ऑफ़िशियल चैनल है, अगर चाहे हम एज़ अ कम्युनिटी कोई बात करती हैं या फिर कोई फेसबुक ग्रुप भी है, तो वो कॉन्फिडेंशियल इतना वो डर होता है खातून को। जितनी भी ख़वातीन हैं जो इस प्रॉब्लम में होती हैं, उनको ये डर होता है कि ये कॉन्फिडेंशियल ना रहे। तो एम्बेसी, कॉन्सुलेट, ये इस तरह की इंस्टीट्यूशंस हैं कि जो प्रॉपर ऑफ़िशियल चैनल के थ्रू उनकी मदद कर सकती हैं, कि ये बता के कि ये जो हम काम करेंगे, ये बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल काम होगा। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, तो वो उनके एक ईमेल एड्रेस या फिर एक टेलीफ़ोन नंबर या फिर कोई इस तरह की कम्युनिकेशन का ज़रिया बनाएँ, तो वो खुद किसी लॉयर के साथ काम करें, किसी ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ काम करें, किसी ऐसे जो कम्युनिटी का इस तरह की ऑर्गेनाइज़ेशन हो, जो कि जिस खातून को मसला बने उसकी अपार्टमेंट ढूँढ में, क्योंकि ये बेसिक, देखिए, सेपरेशन के बाद क्या होता है, एक तो अपार्टमेंट चाहिए होता है, खातून को चाहिए
कि वो रोटी कपड़ा मकान जिसे हम कहते हैं कि वो हो, तो वो एक बेस उसका बनता है कि आगे वो दूसरी चीज़ों के लिए तब ही जाके वो स्ट्रॉन्ग होती है। ये चीज़ें जब हो जाती है कि ठीक है, जॉब सेंटर जाके एप्लीकेशन देनी, अपार्टमेंट एक ढूँढना, तो ये दोनों चीज़ें अगर उनके लिए हो जाए और उनको पता हो कि हमारा जो केस है वो एक सेफ हैंड में है, चाहे कोई भी वो लॉयर हो जर्मनी में, लेकिन उनको पता हो कि कोई डील कर रहा है, चाहे वो अब उनके वो हस्बैंड के खिलाफ हो सेपरेशन, डिवोर्स का, या फिर उनका किसी और इंस्टीट्यूशन के साथ, किसी जॉब सेंटर महकमे के साथ, इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि ये चीज़ें ये साथ-साथ टाइम बाय टाइम आती है नज़र, जो कि हमें वी कैन स्पीक फ्रॉम एक्सपीरियंस कि वो कल को वो सेपरेशन के बाद कहती है हेल्थ इंश्योरेंस का क्या बना? तो वो उनको ये नहीं पता होता कि हेल्थ इंश्योरेंस उनके स्पाउस के साथ वो 1 साल तक चलती रहेगी, बेशक वो सेपरेट है। तो लेकिन वो इंश्योरेंस का पता करना, अगर वो हस्बैंड उनका बता नहीं रहा, एक और केस उसके ऊपर करना, कोर्ट उसको कहे कि तुम ये इतने दिनों के अंदर-अंदर ये हमें ये चीज़ें बताओगे। तो क्योंकि कोर्ट का ही वो मानते हैं, अगर पहले दूसरे तीसरे का ना माने तो फिर कोर्ट तो है ही। तो ये चीज़ें हैं कि इनका वो ख़वातीन को नहीं पता, तो अगर वो ऑफ़िशियल प्रॉपर चैनल एम्बेसी कॉन्सुलेट के थ्रू जाएँ, जिनके आगे कोऑपरेशन हो लॉयर्स के साथ, तो वो उनके लिए ईज़ी हो जाएगा। एक तो वो एक सम अप केस करके लॉ फ़र्म को दें, या फिर वो ख़ातून को भी बताएँ कि आप गाइड करें कि आप ये चीज़ें कर सकती हैं। क्योंकि उनको फिर वो पता हो कि एक हमें चैनल मिला है जिसको हम कॉन्फिडेंशियल अपनी घरेलू चीज़ें बता सकते हैं। क्योंकि ये भी बहुत एक बड़ा इश्यू है कि हर एक अपने घर के बारे में ओपनली बात नहीं करता, और यही एक रीज़न था कि हमने सोचा कि हम उर्दू स्टाफ भी रखें ताकि वो कंफर्टेबल होके अपने मसाइल बता सकें। सही। अच्छा ज़ुबैर, आपने ज़िक्र किया था फीमेल्स का कि उनको कम फॉरवर्ड, दे शुड कम फॉरवर्ड एंड हेल्प अदर वीमेन। तो यहाँ पे मैं ना एक्नॉलेज करना चाहूँगी कुछ अपनी पाकिस्तानी कमेटी ख़वातीन को, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रही हैं जर्मनी में। गो के उनका काम अभी इस तरह मेन स्ट्रीम में नहीं है, लेकिन वो जहाँ तक हो सकता है अपनी फेलो सिटीजन्स को हेल्प प्रोवाइड करती हैं। उसमें मैं सानिया शगुफ्ता भट्ट साहिबा का, कोमल मलिक का, फरवा का, फातिमा बासी साहिबा हैं, शहीला बेग साहिबा हैं, और ऐसी बहुत सारी ख़वातीन हैं। आई एम सॉरी कि मैं सबके नाम यहाँ नहीं ले सकूँगी। तो उनको मैं एक्नॉलेज भी करना चाहूँगी, थैंक यू भी करना चाहूँगी, और मैं कि समझती हूँ इंस्पिरेशंस हैं दूसरी ख़वातीन के लिए कि दे शुड आल्सो कम फॉरवर्ड और वो बेलॉस होके कम्युनिटी की हेल्प करें। इसी तरह हमारे 2 ग्रुप्स हैं, आरडीडी जो कि टीम भी उन्हें रन कर रही हैं, वो ओनली वीमेन ग्रुप्स हैं, और उसमें बहुत सारे डेली बेसिस पे डिस्कस होते हैं, एनोनिमस भी होते हैं, भी होते हैं, जिनमें ख़वातीन को और कुछ उन्हें सिर्फ ना सुनने के लिए एक लिसनिंग ईयर चाहिए, और वो एक चीज़ जो है वो हमने कम्युनिटी एक अच्छी सी बिल्ड की हुई है। तो मैं समझती हूँ कि इस चीज़ का ज़िक्र ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ नेगेटिविटीज़ हैं वहाँ पॉजिटिविटीज़ भी हैं हमारी कम्युनिटी की, और उनको ज़रूर डिस्कस करना चाहिए। बहरहाल मैं आपकी शुक्रगुज़ार हूँ ज़ुबैर कि आपने हमारे साथ बहुत मुफ़स्सिल इंटरव्यू किया, इनफैक्ट प्रोग्राम किया। मैं तो सोच रही थी कि हम इसे इस दफ़ा 40 मिनट्स पे करेंगे, लेकिन अगेन ये 1 आवर को क्रॉस कर गया है। नाज़रीन, इसी सीरीज़ का हम 3rd पार्ट भी करेंगे, और उसमें हम कोशिश करेंगे कि हम जो है वो पूरी कम्युनिटी से ही मज़ीद सजेशंस भी लें, और जो डिस्कशन आज ज़ुबैर के साथ हुई है कि किस तरह कम्युनिटी अपना रोल प्ले कर सकती है, किस तरह काउंसलेट हेल्प कर सकता है, उसमें जो कुछ डेवलपमेंट हो वो भी हम आपसे डिस्कस करें। इसके अलावा जिन भी ख़वातीन को मसले मसाइल हैं जो अभी हमें इस प्रोग्राम के लिए अपना इनपुट नहीं दे सकी, वो ज़ुबैर के साथ इन कॉन्टैक्ट हो सकती हैं। उनका हम एड्रेस भी उनके लॉ फर्म का और नंबर भी हम टिकर्स में भी चलाएँगे और कमेंट्स में भी मेंशन करेंगे। और इसके अलावा वो प्यारा साहब से डिस्कस कर सकती हैं, वो आरडीडी या पाकिस्तानी लेडीज़ इन जर्मनी जो ग्रुप है उसमें डिस्कस कर सकती हैं, मेरे साथ पर्सनली डिस्कस कर सकती हैं, और जहाँ तक हो सका हम उनको हेल्प हर किस्म की प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह ताला। ज़ुबैर, थैंक यू। अगर आप कोई एंडिंग नोट पे कुछ कहना चाहें तो मोस्ट वेलकम। प्लेजर, थैंक यू आपका इनवाइट करने का, और इस टॉपिक पे हम दोबारा अभी इंशाल्लाह जैसे कि आप कह रही हैं और बात भी करेंगे। तो मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि ये जो हमारा एफर्ट है, हमारी कोशिशें हैं, ये बस इसलिए हैं कि ताकि जो ख़वातीन इधर हैं, या फिर चाहे वो ख़वातीन हो, मर्द हो, जो भी हमारी कम्युनिटी का इधर फ़र्द है, वो उसे हम एज़ अ फैमिली देखते हैं। फैमिली लेके आगे चलेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे,
और उसी में ही सबका फायदा, आगे भी बढ़ेंगे, जर्मनी में आगे बढ़ेंगे और जर्मनी में पाकिस्तानी कम्युनिटी का हम नाम रोशन करेंगे। तो यही गुजारिश है सबकी कि जो भी जिस तरह भी पार्टिसिपेट कर सकता है वो जरूर करे। जरूर, इंशाल्लाह। इसी पे मैं एंड करूंगी अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।